The objective of layout strategy is to develop an effective and efficient layout that will meet the firm's competitive requirements. ठीक है? बेसिकली नॉट ओनली यू आर सर्विंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने इस लेआउट की मदद से एनी ऑब्जेक्टिव वी हैव सेट वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, लाइक, ठीक है? जैसे किड्स वाला मैंने दिखाया मैकडोनल्ड का, तो उसमें दे वांट टू सर्व द किड्स एंड द पेरेंट्स। उनकी मार्केटिंग की रिसर्च है कि किड्स आर द बेसिक इन्फ्लुएंसर्स जो पेरेंट्स को लेके जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में। अगर हम किड्स के लिए कुछ रख लेंगे तो दे विल बी अट्रैक्टेड और वो पेरेंट्स उनके साथ ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने इसके हिसाब से लेआउट में किड्स को भी जोन दे दिया, ठीक है? लेकिन वो किड्स को लेआउट में मार्केटिंग को भी सर्व कर रहा है, और उसकी एफिशिएंसी से फ़ायदा ये हुआ कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं इसके अगर, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया नहीं होता तो बच्चे वहाँ जाते ही नहीं है, ठीक है? तो प्रोडक्ट तो सर्व कर रही है आपको एडवांटेज, बट द लेआउट इज ऑल्सो सर्विंग एज एडवांटेज, ठीक है? किसी की फैक्ट्री अगर वेयर हाउस से करीब है टोयोटा वालों की, द वेयर हाउस या सप्लायर इज नियर देयर फैक्ट्री, ठीक है? ये फैक्ट्री है, यहीं पे सप्लायर है, तो फ़ायदा क्या होगा? बहुत आसान कॉस्ट में आपने ट्रॉली में डाल के टोयोटा में जाके टायर अगर सप्लाई करने हैं, डनहिल है तो ये बराबर में डनहिल खोल लिया, बिल्कुल बराबर में, और यहाँ टोयोटा का प्लांट है गाड़ियाँ बनाने का, ये सप्लायर है, तो ये आएगा और सीधा टोयोटा में आके दे देगा, तो इसकी कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी डनहिल की, ठीक है? या डनलॉप की, ठीक है? तो इसमें क्या होगा एडवांटेज? एक तो आपको कॉस्ट बच गई, दूसरी आपकी मार्केटिंग सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी भी लगा दी आपने। सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी कौन सी बताई थी मैंने? कौन बताएगा? जीआईटी का क्या मतलब है? वन मार्क्स जस्ट एक्स्ट्रा। इन टाइम। हाँ, क्या चीज़ है आई एम जस्ट इन टाइम? सर सप्लायर पास हो तो फिर जब ऑर्डर करते हैं तो फिर जल्दी ही मिल जाती है इन्वेंट्री वगैरह। अरे भाई, इसमें जीरो इन्वेंट्री होती है, जल्दी तो दे देगा। जीरो इन्वेंट्री का मतलब है टोयोटा अपने पास कोई इन्वेंट्री स्टोर नहीं करता। वो कहते हैं मेरे पास कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी, मुझे कोई वेयर हाउस नहीं बनाना, जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं मंगवा लूँगा। अदरवाइज क्या होता, पूरी ट्रक आता, वो ट्रक ऑफलोड होता, सारे इसके वेयर हाउस में रखने पड़ते टायर्स। अगर इफ दिस वाज नॉट नियर, 2,000 टायर्स अपने पास ये वेयर हाउस में रखता, उनका टेम्परेचर कंट्रोल करता, ठीक है? सारी इसने झंझट छुड़ा के कहा कि भाई आप अपने पास रखें, ठीक है, और इसको जब मैं मांगूँ तब मुझे दे दें। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी बेसिक रीज़न शायद आपको पता हो कि जो चीज़ है उसके हिसाब से भी डिसीजन लिया जाता है। टायर इज़ अ सेंसिटिव प्रोडक्ट, ये रबर होता है, रबर को आपने बड़े संभाल के टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट रखना होता है, तो उसका वेयर हाउस भी काफ़ी महंगा बनता है। एयर कंडीशन वेयर हाउस होगा, सारे टायर्स रखे होंगे, फिर इनकी टायर की एक थ्योरी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है कि इसको हमने किस तरीके से रखना है, क्योंकि अगर सारे टायर्स एक के ऊपर एक रख दूंगा तो टायर का शेप डिफॉर्म हो जाएगा। अब ये सारे मसले एक मिनट में हल हो गए। हमने कहा सप्लायर को भाई तुम खुद ही अपने पास पूरा वेयर हाउस बनाओ, एयर कंडीशन रखो, जो भी करना है करो। तो उसकी तो बेसिकली फैक्ट्री सी चीज़ की है ना। डनलॉप तो उसको बनाएगा, ठीक है मेरी फैक्ट्री है, मैं सब कुछ करूंगा, वेयर हाउस बनाऊंगा, बंदे हायर करूंगा। टोयोटा ने कहा मेरा टायर का काम नहीं, मेरा गाड़ी बनाने का काम है, तो मैं सिर्फ गाड़ियाँ बनाऊंगा, गाड़ियों की स्पेशलिटी मेरे पास है, ठीक है? टायर्स आपके पास है, तो जैसे ही मैं मांगूंगा मुझे प्लीज़ ला के दे देना। दैट्स कॉल्ड जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल। जीरो इन्वेंट्री होती है जिसके पास जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, एंड यू डोंट हैव टू स्टोर एनीथिंग इन द वेयर हाउसेस, ठीक है? तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? लेआउट का फ़ायदा हुआ। लेआउट में क्या चीज़ करीब आ गई? आपका सप्लायर आपके करीब आ गया। प्रैक्टिकल लेआउट ऐसा बनाएंगे, इधर से गाड़ी एंटर होगी, इधर से एग्जिट हो जाएगी, ठीक है? और ये हमारी फैक्ट्री की अगर वेयर हाउसेज हैं तो यहाँ पे ये डोर होगा, यहाँ पे ट्रक खड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारे लेआउट के डिसीजन हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो लेआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट सर्व्स एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑल्सो। क्लियर अबाउट दिस? किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ सवाल हो, प्लीज़ पूछ ले। किसी ने नहीं पूछना कुछ? सब क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। लेआउट कंसिडरेशन में क्या है? पहले तो ये दिमाग में रखो, हायर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस।
आपने स्पेस को यूटिलाइज करना है, ठीक है। ऐसी लेआउट ना बनाना कि सब चीज़ आपने खाली छोड़ दी, स्पेस को यूटिलाइज ही नहीं किया, बाद में पता चला भाई ये मसले आ गए। मतलब आपका वेयर हाउस जब बनाते हैं आप लोग, ठीक है, तो आप कोशिश करते हो कि उसके ऊपर दीवारें बहुत बड़ी बड़ी हो, ताकि आप अगर रैक्स बनाते हो तो यू टेक द एडवांटेज ऑफ द टॉलर साइज। मतलब रैक्स अगर इस तरह बनते हैं तो ये बड़े रैक्स ऊपर दीवार से छत बड़ी होनी चाहिए, ताकि वेयर हाउस में आराम से चीज़ें ऊपर भी स्टोर हो जाए। स्टोरेज स्पेस भी कहते हैं हम। तो यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका ऐसी जगह बनाते हैं लेआउट के इसमें, यू गेट द एडवांटेज ऑफ हाई यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, इक्विपमेंट एंड पीपल, ठीक है। इम्प्रूव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियल और पीपल। जैसे मैंने बताया, लेआउट में ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि एक तरफ से गाड़ी आ रही है तो दूसरी तरफ से गाड़ी जाए, ठीक है। एक तरफ से आपके सीट आ रही है, दूसरी तरफ से डिस्पैचेस जा रहे हैं। एक तरफ से इन्वेंट्री आ रही है, दूसरी तरफ से रॉ मटेरियल फिनिश जा रहा है। तो ये इस तरह का लेआउट्स बनाने का फ़ायदा ही होता है। या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर मटेरियल है, या पीपल दैट शुड बी प्रॉपरली हेल्प विद द डिज़ाइन ऑफ लेआउट, ठीक है। इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस। अभी कराची में देखो कितनी बदकिस्मती से हमारे काफ़ी लोग शहीद हो गए, आग लग गई। मसला क्या था? मसला यही था दैट लेआउट वाज पैथेटिक। जाने की भागने की जगह ही नहीं है, कोई हैजर्ड हो जाते हैं, आग लग जाती है फैक्ट्रीज में, तो वहाँ पे स्केप डोर्स नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो अगर वहाँ पे आपकी फैक्ट्री, मेरे पास मैं जब काम करता था, आई वॉज एट द 14th फ्लोर, अब तो ख्याल बहुत बड़े बड़े फ्लोर बन गए उस बिल्डिंग की। तो वहाँ पे फायर स्केप जगह बनी हुई थी। तो मुझे कोई डर नहीं होता था, 14 फ्लोर पर बैठ के काम कर रहा हूँ, रात को 2 भी बज जाए, इफ़ आई एम एट द टॉप फ्लोर, तो मुझे पता है अगर बिल्डिंग में आग लग गई, वैसे वक्त मैं अकेला हूँ पूरी बिल्डिंग में, तो मेरे पास साइड में एक फ्लोर सीढ़ी बनी हुई थी, विच वॉज टेकिंग मी टू द डाउन पार्ट। लिफ्ट बंद हो जाती थी रात को और सीढ़ियाँ सिर्फ चल रही हैं। तो आई वॉज नॉट लाइक इन एनी फॉल्ट कि मैं आई कैन नॉट स्केप। तो मुझे पता है यहाँ पे स्केप के लिए यहाँ पे एक लैडर बनी हुई है जो नीचे तक जा रही है। तो इट विल हेल्प द इम्प्रूव द मोरल ऑफ द पीपल। बजाय इसके कि मुझे फैक्ट्री में बिठाते और रात में फैक्ट्री में कहते हैं यार इतनी बड़ी जगह है, मैं कैसे अंधेरे में बैठा हूँ। तो दे मेक श्योर कि ऑफिस आपकी अलग हों, फैक्ट्री अलग हों। तो ये दिस हेल्प्स द एम्प्लॉय मोरल और सेफर वर्किंग कंडीशंस होती है। अगेन इम्प्रूव कस्टमर क्लाइंट इंटरेक्शन, जैसे मैकडॉनल्ड के केस में हमने देखा, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि यू कैन हैव फ्लेक्सिबल चेंजेस। अगर लेआउट अच्छा है तो कभी आपने किसी चीज़ को आगे कर दिया, किसी को पीछे कर दिया, यू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब जो हम लोग बातें कर रहे हैं इसमें लेआउट की, इसमें जो मजबूत या टॉकिंग अबाउट द बेसिक पोजीशंस, आपके ऑफिस का लेआउट क्या होना चाहिए, आपको रिटेल स्टोर है जैसे मैकडोनल्ड्स का लेआउट क्या होना चाहिए, वेयर हाउस का लेआउट क्या होना चाहिए, फिक्स पोजीशन लेआउट क्या होते हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट क्या होते हैं, वर्क सेल लेआउट एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट क्या होते हैं, वी गोना डिस्कस देम। जैसे मैंने ऑफिस लेआउट का बताया, इट पोजिशंस वर्कर्स के, लोगों को किस तरह बैठाएंगे हम लोग, कौन कहाँ पे, किसकी वर्किंग स्पेस होगी, ऑफिस किस तरह होंगे, ठीक है, मूवमेंट किस तरह होगी। दिस इज लाइक द ऑफिस लेआउट हम बात करते हैं। रिटेल लेआउट एलोकेट शेल्फ स्पेस एंड रिस्पॉन्स टू कस्टमर्स बिहेवियर। जैसे आपने किसी वहाँ पे देखा होता है, यू कैन से सुपर स्टोर पे, ठीक है, तो वहाँ का शेल्फ स्पेस क्या होगा, लोग वॉकिंग कैसे करेंगे, वर्टिकल स्पेसिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल करनी है, क्या उसमें आपको सूट करेगा, ठीक है। तो दीज ऑल डिटेल लेआउट डिसीजंस। फिर वेयर हाउस के अपने डिसीजंस होते हैं कि स्पेस को हमने यूटिलाइज करनी है और मटेरियल हैंडलिंग को भी करना है। कुछ हमारे मटेरियल होते हैं जो बहुत ज़्यादा इशू नहीं होते हैं, वो स्लो मूविंग गुड्स होते हैं, उसको हम अपने रैक्स में सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इशू बहुत कम होती है। लाइक हमारे पास रैकम किट्स आती हैं जहाज़ों की, या बड़े बड़े मटेरियल जो पड़े हुए हैं ऊपर पीछे, तो हम उनको रोज़ इशू नहीं करते, उनको ऊपर रख दिया हमने। जो छोटे मटेरियल्स हैं, रबर सील रिंग्स हो गया, स्पेयर्स हो गए, ठीक है, स्पेयर टायर्स हो गए, या इसके अलावा केबल्स हो गई, ये सब छोटे छोटे मटेरियल रोज़ इशू होते हैं, तो इनको हमने नीचे रैकिंग करवा दी। जो कहते हैं फास्ट मूविंग गुड्स। फास्ट मूविंग गुड्स सारी नीचे होती हैं, स्लो मूविंग गुड ऊपर होती है। स्लो मूविंग गुड का मतलब है कभी 5 साल में एक बार इशू होगा, ये रोज़ इशू होते हैं, डेली ट्रांजेक्शन होती है इसकी, ठीक है। जो डेली ट्रांजेक्शन वाले, उसको नीचे से उठाना भी आसान है, उठा के शिफ्ट करके दे दिया।
अब ऊपर चढ़ के सीढ़ी पे चढ़ के उतारना पड़ेगा उसको, तो टाइम कितना लगेगा? अगर सीढ़ी पे चढ़ के बाबा उतार रहा है, नीचे उतार रहा है, तो दिस विल टेक सम टाइम। तो ये ऊपर हम चीज़ वो रखते हैं जो कभी कभार इश्यू होती है। अंडरस्टैंडिंग इट? जवेरिया, आवाज़ आ रही है मेरी? समझ आ रहा है? Why this so much silent? No response? मेरी साइलेंट क्लास। मरियम ने ज्वाइन किया हमें। मरियम, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? चलो हम टेक्स्ट मैसेजिंग में बातें करेंगे, नो टॉकिंग, वेरी साइलेंट क्लास। लेकिन प्लीज़ अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो मुझे रोक देना, ठीक है? आई नीड टू गेट योर फीडबैक। जवेरिया का माइक चल नहीं रहा। जवेरिया, आपका मसला आ रहा है माइक का, या माम का मसला है सिर्फ? सर मेरा तो नहीं मसला आ रहा। आपकी तो आवाज़ मुझे आ रही थी थोड़ी देर पहले, अब आपकी आवाज़ ही बंद हो गई थी, अब आपकी आवाज़ दोबारा आवाज़ आई है मुझे। समझ आ रहा है सबको? जी सर समझ आ रही है। ओके, हम आगे जा रहे हैं। फिक्स पोजीशन लेआउट क्या होते हैं? जो आपके बल्कि प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, लार्ज आइटम्स हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई हैं इसमें, तो ये मेक अ फिक्स पोजीशन लेआउट। वहाँ पे चीज़ें अपनी जगह पे ही पड़ी रहेंगी, नो मूवमेंट, ठीक है। प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स क्या होते हैं? लो वॉल्यूम हाई वैरायटी प्रोडक्शन, ऑल्सो कॉल्ड जॉब शॉप और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट में क्या होता है? चीज़ें प्रोसेस के हिसाब से हमने रखी होती हैं, ठीक है। प्रोसेस में अगर प्रिंटिंग हो गई है तो प्रिंटिंग की जॉब्स आगे लग गई हैं। इसके बाद प्रिंटिंग के बाद अगर ड्राइंग है, ठीक है, ड्राइंग टाइम उसको दे दिया। फिर ड्राइंग टाइम के बाद उसका अगर हमने फाइनलाइजिंग करनी है या यूवी कोटिंग करनी है, उसके हिसाब से उसको रख दिया। तो प्रोसेस के हिसाब से हमने लेआउट बनाए हैं। इधर पहले कार्ड एंटर कर दिया हमने, आर्ट कार्ड रख दिए। आर्ट कार्ड के बाद प्रिंटिंग मटेरियल, फिर उसकी हमने ड्राइंग रख दी है, ड्राइंग टाइम है इसका। यूवी कोटिंग के लिए हमने यहाँ रख दिया उसको। तो दिस इज ऑल प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट्स या प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट है, ठीक है। सर हम इसको कह सकते हैं कि ये असेंबली लाइन पे फॉलो होते हैं। असेंबली लाइन तो बेटा नहीं है ये। आप जॉब कार्ड या आपको भी लेआउट देखना होता है ना, कि अगर आपने प्रिंटिंग किसी फैक्ट्री में जाओ जहाँ प्रिंटिंग हो रही है बहुत बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे जो वेयर हाउस बने होते हैं वो इस तरह के बने होते हैं, उनके रैक्स इस तरह रखे होते हैं। यहाँ पे सारे आर्ट कार्ड पड़े होंगे, ठीक है, मैं इसकी बात बता रहा हूँ। यहाँ सारा प्रिंट जो पेपर है वो चलेगा, वो पेपर के सारे पाइल्स पड़े होंगे, रिम्स पड़े होंगे। इधर ये आपके सारे ड्राइंग के लिए रखा होता है कि भाई पेपर जब आ जाएगा सूखेगा, यहाँ पे हीटर लगे होते हैं। नेक्स्ट में आपको यूवी कोटिंग करनी है, तो वो यूवी का सामान यहाँ पड़ा हुआ है। क्लियर? यस सर। Work cell layout arranges machinery and equipment to focus on production of a single product or group of related products. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मशीन है, लेथ मशीन है, या फिर हम इसको कहते हैं स्पेयर्स बनाने के लिए स्क्रू मेकिंग मशीन है, ठीक है, ये 5 एक्सेस मशीन है। तो ये 5 एक्सेस मशीन जहाँ रखी हुई है, इसी के आसपास हमारी शॉप्स होती हैं। इधर वर्कर काम कर रहे होंगे, इधर कुछ लेआउट बन जाएंगे। तो इसको कहते हैं वर्क सेल लेआउट, ठीक है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट टू फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट और ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मेटलर्जी की शॉप है, ठीक है, वहाँ पे क्या मशीन पड़ी होंगी? एक लेथ मशीन पड़ी होगी जहाँ पे सारा वो लेथ में कन्वर्ट कर रहा है मेटल को। फिर फॉर्मिंग डीफॉर्मिंग मशीन लगी हुई है। तो ये सारा मशीनों का जो लेआउट है, दिस कॉल्ड वर्क सेल लेआउट, ठीक है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट सीक्स द बेस्ट पर्सनल एंड मशीन यूटिलाइजेशन रेपिटेटिव और कंटिन्यूस प्रोडक्शन, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स दिए, मैं ख्याल है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं या फिर डिस्कस किए भी है।
तो लेट्स डिस्कस इट। ऑफिस लेआउट में बता दिया, लोकेट ऑफिस वर्कर्स रनिंग फ्रीक्वेंटली, रिटेल वाला बता दिया, वेयर हाउस, एंड दीज आर एग्जांपल्स आल्सो जिसमें से आप इसको देख सकते हो। गुड लेआउट्स कौन से होते हैं? जिसमें मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आप आराम से मूव कर सको, ठीक है। मेरे पास रैक्स पड़े हुए हैं, उसमें मैंने मशीन लगानी है कि वो मशीन इन रैक्स के ऊपर जाके आराम से कुछ चीज़ें उतार सके, लेकिन रैक्स इस तरह बने हुए हैं कि मशीन उसके अंदर एंटर नहीं हो सकती है। ये गैप बहुत कम है इस रैक और इस रैक के बीच में, अंदर मशीन नहीं जा सकती है। तो दैट्स नॉट अ गुड लेआउट। हाँ, मैं इसको रैक्स को मैंने अभी चौड़े करवा दिए। व्हाट आई हैव डन इज दैट कि मैंने कहा भाई इन रैक्स को स्पेस दोबारा बनाओ। हमने पूरा रीवेयरहाउसिंग की और ये सारे रैक्स को खुला खुला कर दिया, इतना इतना बड़ा गैप रख दिया। इस रैक को गैप रखने का फ़ायदा ये है कि पीछे मशीन की मूवमेंट है। अगर कोई हमारे पास एक क्राउन रीफ मशीन है, वो अंदर से जाके इधर जाती है, सीढ़ी पे बंदा चढ़ जाता है, मशीन से उठा लेता है कोई चीज़ ऊपर वेयर हाउस में पड़ी हुई है। तो दिस वाज द स्पेस विच वाज द कांस्टेंट। अब इस स्पेस को हमने चौड़ा कर लिया, इसको रीवेयर हाउसिंग की, दोबारा रैक सारे किए। बट इट इज़ नॉट ईजी, बहुत मुश्किल जॉब थी। ये कोई 35 साल पुराना लेआउट था, हमने चेंज करके इसको बिल्कुल नए लेआउट पे ले आके लेके आ गए, ठीक है। तो ये लेआउट के डिसीजन क्यों किया हमने? बिकॉज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हमारे मूव कर सकें, बीच में अगर स्पेसिंग होगी। फिर कैपेसिटी एंड स्पेस यूटिलाइजेशन, स्पेस रिक्वायरमेंट। फिर एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स, खूबसूरती आ जाती है इसमें आराम से। इफ आई कैन विश आई कैन शो यू द प्लेस, तो आप इसको जरूर एडमायर करोगे कि सर ये बहुत अच्छा काम कर लिया आपने। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अगेन लेआउट्स की वजह से इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत आसान हो जाती है। कॉस्ट ऑफ मूविंग बिटवीन वेरियस वर्क एरियाज, जो मैंने आपको बात बताई, मूवमेंट इज़ वेरी इजी, ठीक है। सर इसको हम इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज कैसे ले सकते हैं? सर्विसेज में देखो आप, बहुत आसान है इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग में ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो डाइवो की जो बस है उसमें उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि स्लीपिंग बस सर्विस, ठीक है। तो उसमें आप आराम से लेआउट चेंज कर दिया पूरी बस का, ऊपर उन्होंने स्लीपर्स लगा दिए, ठीक है। तो आप लेट के आराम से पिंडी से कराची जा सकते हैं बस में। इसी तरह उन्होंने एक लेआउट बनाया है बस का, वो ये 4 सीटें लग गई हैं, 2 उधर और 2 उधर, बीच में आयल बना दिया है, ठीक है। ये इकोनॉमिकल हो गया। इसके अलावा उन्होंने एक बनाया बहुत ही कंफर्टेबल वाला लेआउट। उसमें क्या किया उन्होंने, उन्होंने सर्विस में लाहौर जा रहे हैं हम लोग, एक पूरी सीट ये दे दी और एक सीट यहाँ दे दी, बीच में इतना चौड़ी जगह दे दी। ये बस 2 सीट्स हैं। अब देखो एक ही बस है, ठीक है, सेम बस है, सेम पेट्रोल है, सब कुछ है, लेआउट की वजह से पैसे चार्ज करना डिफरेंट कर दिया। ये स्लीपर बस सर्विस इसके 9,000 रुपये किराया है, ठीक है। ये इकोनॉमिकल वाले का 7,000 रुपये किराया है। और इस वाले का मेरे ख्याल है इसका भी कोई इतना ही है, 10,000 रुपये शायद इसका किराया है। जो बिल्कुल आपकी लग्जरी बस है, सिर्फ एक ही सीट इधर है, एक सीट इधर है, ठीक है। तो देखो लेआउट की वजह से आप, यू कैन चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट एंड यू कैन गेट कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन। सर्विसेज में भी चलता है लेआउट का डिसीजन। एयरलाइन का इसी तरह होता है, ठीक है। एमिरेट्स ने जो एयरलाइन में अपने स्पेसिंग की है, फुट स्पेस स्पेस ज़्यादा है। एयर सियाल में अभी मैं गया था, फुट स्पेस बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये अगर होगा तो यू कैन गेट द गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है। सर्विसेज में आप जाते हो, अगर इनटेंजिबल चीज़ें, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, तो इनटेंजिबल में आपके जो एस्थेटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्विस का। तो यू गेट अ गुड फीलिंग विद दीज लेआउट्स। क्लियर? जी सर, समझ आ गई। यस। ऑफिस लेआउट में आप ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो साथ एक ही सेक्शंस के हैं, लाइक लॉजिस्टिक्स के लोग एक साथ बैठेंगे, फाइनेंस के बंदे एक साथ बैठेंगे, ठीक है। ताकि उनको, अगर मैं एग्जीक्यूटिव हूँ तो मुझे काम पड़ेगा अपने असिस्टेंट मैनेजर से, वो यहाँ बैठा होगा मेरे करीब ही, बाबा उठ के नहीं जाना, नहीं बैठा होगा करीब, बिल्कुल सामने मैनेजर की सीटिंग कर लेंगे और बराबर में डायरेक्टर कमरा दे देंगे। ये हमारा क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप हो गया। एक ही सेक्शन के लोग ग्रुप करके हम एक ही जगह बैठाते हैं। इसी तरह फाइनेंस के लोग होंगे, उनको हम अलग से इसी तरह ग्रुपिंग करा के बैठा देंगे, ठीक है। दिस इज ग्रुप इन ऑर्डर टू
ग्रुप ऑफ वर्किंग देयर इक्विपमेंट्स का मतलब अगर मेरे पास एक प्रिंट आउट की मशीन है, वो मैंने यहाँ लगा दी, सबके प्रिंट इसी पे आते हैं, लोग प्रिंट आउट यूज़ करते हैं, उठाते हैं यहाँ से। फोटोकॉपिंग मशीन यहाँ लगा दी है, किसी को फोटोकॉपी करनी, तो दिस इज लाइक आई कैन शेयर द इक्विपमेंट्स ऑल्सो। ठीक है। फिर कंफर्ट है, सेफ्टी है, मोमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, करीब करीब बैठे हैं तो करीब से उठ के बताना है मैंने सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को, अगर है मुझे लेनी है, डिसीजन लेना है। मोमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेन डिस्टिंक्शन। ठीक है। टिपिकली इन स्टेट ऑफ फ्लक्स ड्यू टू फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बात को रिलेट किया है। इसका एक इन्होंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया है, इट्स नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है कि कौन किससे ज़्यादा करीब होना चाहिए। ठीक है। सीईओ से कौन करीब होना चाहिए, एब्सोल्यूट नेसेसरी है। कौन, जैसे लिखा है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होना चाहिए करीब, सेक्रेटरी करीब होना चाहिए सीईओ से, और किसको करीब होना चाहिए, सेल्स एरिया करीब होना चाहिए सीईओ से। ठीक है, ए की वैल्यू ये है। स्पेशली इंपॉर्टेंट कौन है बंदा जो इंपॉर्टेंट इसे करीब होना चाहिए, तो दिस इज लाइक यू कैन आराम से इसको देख लेना। दिस फॉर द सेटिंग रिलेशनशिप। ऑफिस लेआउट में तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमिटी, करीब, यू शुड बी नियर टू समबडी, जैसे मैंने बताया असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर करीब होना चाहिए सीधे डायरेक्टर। प्राइवेसी एक सेक्शन की बात है, वहीं पे इससे रिलेटेड है। सप्लायर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अब वो बाहर चलेगी सेक्शन से तो पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो ये हमारी सबकी नालायकी है। तो ये बात सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में रहे तो अच्छा है। फाइनेंस वालों के पास गई, या फाइनेंस से रिलेटेड बात है, वो वहीं से रहनी चाहिए कि हम भाई टैक्स चालान दे नहीं पा रहे लोगों के, सप्लाई चेन वालों को पता चली तो वो हमारे लिए हंगामा बना देंगे। तो यू कीप द इन्फॉर्मेशन सीक्रेट फॉर सम सेक्शंस। तो ये प्रॉक्सिमिटी होता है, प्राइवेसी होता है, परमिशंस होती हैं। टू मेजर ट्रेंड्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डायनामिक नीड्स फॉर स्पेस एंड सर्विसेज। सुपरमार्केट रिटेल लेआउट ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। उसका क्या होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी पर स्क्वायर फुट ऑफ फ्लोर स्पेस। वो कोशिश करते हैं कि अपनी जगह कम से ज़्यादा जो है ना यूटिलाइज करें, और रैक्स इस तरह हो कि मैक्सिमम सुपर स्टोर जो है ना वो अपनी फ्लोर स्पेसिंग यूज़ करें। सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी वेरी डायरेक्टली विद कस्टमर एक्सपोजर। सुपरमार्केट लेआउट पे उन्होंने बातें लिखी हैं, ये देख लेते हैं क्या क्या है। लोकेट हाई ड्रॉ आइटम्स अराउंड द प्रेफरी ऑफ स्टोर। ठीक है, करीब होनी चाहिए। ये दूर प्रेफरी ऑफ स्टोर का मतलब है कहीं आप ऐसी जगह रखो जहाँ हाई ड्रॉ आइटम है, उनको एक तरफ करके रखो। यूज प्रोमिनेंट लोकेशंस फॉर हाई इम्पल्स एंड हाई मार्जिन आइटम्स। ठीक है, जो महंगे आइटम है वो नजर आने चाहिए लोगों को, ताकि वो बिके, आपकी सेल्स में कंट्रीब्यूट हो। डिस्ट्रीब्यूट पावर आइटम्स टू बोथ साइड्स ऑफ एन आयल एंड डिस्पर्स देम टू इंक्रीज व्यूइंग ऑफ बोथ साइड्स। चीज़ें ऐसी रखो कि कुछ चीज़ें यहाँ भी हो, कुछ चीज़ें यहाँ हो, ताकि पीपल शुड मूव फ्रॉम वन आयल टू अनदर। लोग यहाँ से आए एंटर होके, और फिर यहाँ मूव करें, और फिर एंड तक जाए, और यहाँ से एग्जिट करें। चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सारी चीज़ एक ही तरफ कर दी तो लोग वहाँ जाते ही नहीं है, नोबडी गोज देयर। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करो कि पीपल मूव एंड you have a distribution power. यूज एंड आयल लोकेशंस, कुछ चीज़ें एंड में भी रखो ताकि लोग एंड तक जाके प्रॉपर खरीदारी करें। एंड तक जाएंगे तो बीच में चीज़ें भी देखते हुए जाएंगे, शायद वो भी पिक कर लें। ठीक है। कन्वे मिशन थ्रू केयरफुल पोजिशनिंग ऑफ लीड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि आपने पोजिशनिंग इस तरह करनी चीज़ों की कि उनकी पोजिशनिंग की वजह से लोगों को क्लैरिटी भी है, एंड दे पिक अप एंड चूज द आइटम्स एंड दे सेल मोर इन द सुपर स्टोर। ये कुछ इन्होंने लेआउट की तस्वीरें बनाई हैं स्टोर की। इसको हम अगर देखें तो इस तरह हम देख लेते हैं इसको। फास्ट फूड इधर आ गया, ठीक है। फिर आपको सी फूड आ गया, मीट फिश, ये किसी स्टोर के अंदर बना है, बेकरी यहाँ बनी हुई है। ठीक है। दिस कुड बी टिपिकल डेयरी, इधर आ गया, डेयरी की लेआउट इधर इस तरह बनती है। तो दिस इज वन ऑफ अ काइंड जो आपके लेआउट में आता है, कि हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपरली इन्होंने एक से बराबर एक रखी है। देर को भी मल्टीपल लेआउट्स, ठीक है, ये कोई वो नहीं है, बट एग्जाम्पल ऑफ लेआउट। रिटेलिंग स्लॉटिंग क्या होता है, रिटेल स्लॉटिंग,
मैन्युफैक्चर पीस पे रिटेल्स टू द रिटेलर्स टू फिक्स द डिस्प्ले, ठीक है। जैसे अगर बात करो बड़े स्टोर्स की, इम्तियाज सुपर स्टोर है, तो उसके शेल्फ में मैं कहता हूँ मुझे अपनी कोई प्रोडक्ट रखवानी है, तो मुझे कहेगा सर ऐसे नहीं रखूंगा मैं, हालांकि उसका तो काम है बेचना प्रोडक्ट, कहेगा मैं आपकी प्रोडक्ट तब रखूंगा जब आप मुझे शेल्फ स्पेस दोगे। शेल्फ स्पेस का मतलब है आप मुझे रेंट पर शेल्फ दोगे। ये बड़े स्टोर्स होते हैं जो बहुत मशहूर होते हैं, तो ये बड़े जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनसे शेल्फ स्पेस भी देते हैं। और पे द फीस, ठीक है, वो कहते हैं भाई हमारी फीस पे करेंगे तब हम आपकी प्रोडक्ट अपने शेल्फ पे रखेंगे, ठीक है। तो दे अर्न फ्रॉम द शेल्फ ऑल्सो, शेल्फ स्पेस से उनको पैसा मिल रहा होता है। Manufacturer pays fees to retailers to get retailers to display slot to the product. Contributing factors क्या है? लिमिटेड शेल्फ स्पेस, हर चीज़, हर बंदा आके नहीं कहेगा मेरी चीज़ भी रखें, आप उसी की चीज़ रखोगे जिसके पैसे आपको मिल रहे हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स थ्रू पीओएस एंड डेटा कलेक्शन। आपके पास डेटा कलेक्शन जो बन रहा है, वो कंपनीज आपका डेटा, सिर्फ आपका करोड़ रुपए का सिर्फ डेटा पीओएस का बिकता है, पता है आपको? इम्तियाज का पीओएस का जो डेटा है वो अलग से बेच रहा है वो, जिससे पता चलता है कौन सी प्रोडक्ट कितनी बिक रही है। अगर मैं एफएमसीजी में हूँ, पीएनजी में हूँ, तो मैं कहूँगा यूनिलीवर की कितनी चीज़ें बिकती हैं, मुझे डेटा चाहिए। तो इम्तियाज से पैसे लेके मैं डेटा खरीदूंगा ताकि मुझे पता चले पीएनजी कितनी बिक रही है और यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स कितनी बिक रही हैं। कॉम्पिटिटर को आप इस तरह समझते हो डेटा के थ्रू। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है? पॉइंट ऑफ सेल से आ रहा है, जो चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक अलग से पैसे कमाने का मसला है, नजरिया है। क्लोजर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। अगेन दिस इज अनदर रीजन कि इस तरह स्लॉटिंग करते हो आप, तो यू हैव अ कंट्रोल ऑफ द इन्वेंट्री। किसी का कोई सवाल प्लीज? सर्विसेज केप्स, ये भी पूछा था हमारी बच्ची जो भैया ने। एम्बियंट कंडीशन मैंने बताया था, सर्विसेज में एम्बियंस होता है, खूबसूरती होती है, एस्थेटिक्स होता है, ये देखो इसमें आ गया ना। बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइटिंग, साउंड, स्मेल, टेम्परेचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्पैटिकल लेआउट एंड फंक्शनैलिटी इन्वॉल्व कस्टमर सर्कुलेशन, पाथ प्लानिंग, ठीक है, साइन सिंबल्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डिंग्स दैट बेसिकली कैरी सोशल सिग्निफिकेंस, जो सर्विस कैब्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज लेआउट्स, हमें बेसिकली जगह चाहिए, हमें इस तरह रखना है कि चीज़ों को कि हमारी स्टोरेज भी हो जाए और हमारे लेआउट्स में भी मसला ना हो। मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज़ रख दी है वेयर हाउस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो सबसे नीचे रख गया बॉक्स। उस बॉक्स को उठाने के लिए मुझे सारे बॉक्स उठाने पड़ते हैं रोज़ाना, तो पूरा दिन मैं यही करता रहता हूँ, बॉक्स उठाता हूँ, बॉक्स रखता हूँ, बॉक्स। तो ये कौन सी अक्लमंदी है? अगर मुझे पता हो कि ये बॉक्स सबसे यूज़ हो रहा है रोज़ाना, तो मैं इसको सबसे साइड में रखूँगा, इसके बाद कोई बॉक्स नहीं रखूँगा। अगर मैं हैंडलिंग कर रहा हूँ, जो 5 साल के इक्विपमेंट्स या 2 साल या 3 साल तक या 1 साल तक या 6 महीने तक रहेंगे, तो उनको मैं पाइल अप कर देता हूँ, वो भी सबसे ऊपर रखूँगा रैक्स के ऊपर। नेवर पुट द बॉक्सेस ऑन इट। आप हमेशा रैक्स बनाते हो उसके ऊपर बॉक्सेस रखते हो, ताकि आप आराम से, नीचे कोई गाड़ी है उसको लगाओ और आप कैरी करके आराम से ट्रक में डाल दो। एक्चुअली 1 मिनट इज लेफ्ट, इस लिंक को मैं क्लोज करता हूँ, आई विल सेंड यू अनदर लिंक।